हेलो हाय नमस्कार गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं होली फेथ का न्यू लर्न वेल हिंदी सुरभि बुक स्टैंडर्ड 4 चैप्टर 8 नहले पर दहला स्टैंडर्ड 4 चैप्टर 8 नहले पर दहला। तो चलिए चलते हैं, पाठ के बारे में देखते हैं। प्रस्तुत हास्य कथा एक कंजूस सेठ और चतुर ठग की कहानी है। तो इस पाठ के बारे में किस किस के बारे में कहा गया है? एक कंजूस सेठ और एक चतुर ठग। कंजूस सेठ को चकमा देकर चतुर ठग कैसे उससे रुपया वसूलता है, कहानी पढ़कर चलिए जानते हैं। एक सेठ बहुत कंजूस था। वह किसी को एक पैसा दान में नहीं देता था। घर के लोगों को भी सुख से खाने पहनने को नहीं देता था। तो एक सेठ था जो कि बहुत कंजूस था। दान के नाम पर एक पैसा तक नहीं देता था और जो उनके घर वाले थे उनको भी सुख चैन से ना खाने देता था ठीक से, ना कुछ पहनने देता था। उसके बराबर शुद्धखोर भी कोई दूसरा नहीं था, उसके जैसा कोई और नहीं था। उसकी कंजूसी से परिवार वाले भी बहुत परेशान थे। लाखों की संपत्ति थी पर खर्चे का नाम सुनकर उसे जैसे बुखार आ जाता है वैसे ही उसका हाल था। एक ठग ने सोचा कि किसी तरह इस सूम से कुछ ठगना चाहिए। इसके पास लाखों रुपए हैं पर यह किसी को एक पैसा भी नहीं देता। दान पुण्य के नाम पर तो शून्य है, यानी कि दान पुण्य के नाम पर वो एक पैसा तक नहीं देता। अपने नौकरों को भी पूरा मेहनताना नहीं देता, यानी कि जो मेहनत करते हैं उसके बावजूद उसके हिसाब से उनको तनख्वाह नहीं देता। इससे किसी उपाय से रुपए ऐंठने ही चाहिए, यानी कि रुपए उससे किसी हिसाब से निकालने नहीं चाहिए। तो ठग भेष बदल कर सेठ के पास गया। ठग ने अपना भेष बदला और सेठ के पास गया। कहने लगा, सेठ जी हमारे घर मेहमान आए हैं, बर्तनों की ज़रूरत है, सो कृपया 8-10 बड़े बड़े बर्तन देने का कष्ट करें, मैं कल आपके बर्तन वापस कर दूंगा। तो उसने बोला कि मेरे घर सेठ जी मेहमान आए हैं तो बर्तनों की बहुत ज़रूरत है, तो कृपया 8-10 बड़े बड़े बर्तन दे दीजिए, मैं कल वापस कर दूंगा आपको। सो सेठ ने बहुत ना नुकर किया, यानी कि बहुत मना किया पहले, देन उसके बाद 8-10 बर्तन दे दिए। अगले दिन वो ठग उन बर्तनों को 5-6 अन्य छोटे बर्तनों के साथ लौटाने आया। सेठ ने बर्तन संभालने के बाद पूछा कि यह छोटे बर्तन कहाँ से आए? सो ठग बोला, सरकार आपके बर्तनों ने बच्चे दिए हैं। देखो, ठग तो महाठग है, उसके साथ ये कंजूस सेठ, उसने जो बोला कंजूस सेठ ने मान लिया कि आपके बर्तनों ने बच्चे दिए। भला बर्तन कभी बच्चे दे सकते हैं? अतः मैं बच्चों के सहित आपको बर्तन वापस लाया हूँ। सेठ ने लोभवश कुछ नहीं कहा और उन सभी बर्तनों को घर में रख लिया, क्योंकि वो लोभी थे, कंजूस थे, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा और रख लिया। कुछ दिनों के बाद वो ठग फिर आया और बोला, सेठ जी परसों लड़की का विवाह है, इसीलिए अब की बार आप मुझे सोने चांदी का बर्तन कुछ दिनों के लिए दे दीजिए। तो उसने बोला कि सेठ जी मेरे परसों लड़की का विवाह है, तो आप क्या सोने चांदी का बर्तन कुछ दे देंगे मुझे? सेठ ने कहा, सोने चांदी के बर्तन ऐसे ही नहीं दिए जाते, इसके लिए 100 रुपये रोज़ाना लगेंगे। तो ठग बोला, सेठ जी मैं एक दिन का किराया तो अभी दे रहा हूँ, आप मुझे तो जानते ही हैं, मैंने पहले भी आपको बच्चों सहित बर्तन वापस किए हैं। आप किराए की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं 100 रुपये प्रतिदिन की बजाय 150 रुपये प्रतिदिन दूंगा। 100 रुपये नहीं दूंगा, 150, यानी कि और 50 बढ़ा के आपको प्रतिदिन दूंगा। अतः अब आप देरी न कीजिए। ठग की बात सुनकर सेठ मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने 15-20 हज़ार के बर्तन उस ठग को दे दिए। कितना? 15-20 हज़ार का। ठग ने बर्तन लेकर बाजार में बेच दिए। जब 8 दिनों तक बर्तन वापस ना आए तो सेठ घबराने लगा। इधर उधर से ठग के बारे में पता करा पूछता वह सेठ उसके घर जाकर पहुंचा। वहां उसने देखा कि ठग बाल मुंडाए, रोनी सूरत बनाए घर के बाहर बैठा है। तो उसने देखा कि ठग क्या किया है, बाल मुंडाए, यानी कि बाल को जो सर को मुंडवा लिया, सारे बाल काट दिए और रोती हुई सूरत बनाए घर के बाहर बैठा है। सेठ जी को देखते ही ठग बोला, सेठ जी आपने मेरे साथ बड़ा धोखा किया है। सेठ ने आश्चर्य से पूछा, वाह भाई
आज तक तुमने मेरे बर्तन वापस नहीं किए, अब धोखे की बात कर रहे हो। तो सेठ ने बड़े गुस्से से बोला, वाह भाई, आज तक तुमने मेरे बर्तन वापस नहीं किए, अब धोखे की बात कह रहे हो। ठग बोला, सेठ जी आपने मुझे मरणासन बर्तन दिए थे। तो ठग ने बोला, सेठ जी आपने मुझे मरणासन बर्तन दिए थे, घर आते ही सभी बर्तन मर गए। अरे ये कैसी बात हुई, बर्तन भी भला कभी मर सकते हैं। मुझे उनका दाह संस्कार करना पड़ा और 13वीं में 800 रुपये भी खर्च करने पड़े हैं। आप 800 रुपये अभी निकालिए जल्दी से, क्योंकि आपके बर्तन मर गए और उसके लिए मुझे दाह संस्कार करना पड़ा और 13वीं में 800 रुपये खर्च हुए। ये कहकर वो छाती पीट पीट कर चिल्लाने लगा, हाय राम, इस सेठ ने मुझे जानबूझकर मरणासन बर्तन दिए, मेरी नाक कट गई। सेठ के प्राण सूख गए। वह बोला, अरे ये क्या बक रहे हो, क्या बर्तन भी कभी मरते हैं। तो सेठ ने अब बोला, क्या बक रहे हो, क्या बर्तन भी कभी मरते हैं भला। ठग बोला, सेठ जी जब बर्तन बच्चे दे सकते हैं तो उनका मरना संभव क्यों नहीं है। तो ठग ने बोला, क्यों सेठ जी, जब बर्तन बच्चे दे सकते हैं तो बर्तन मर क्यों नहीं सकते। पहली बार आपने बर्तनों के बच्चे तो चुपचाप ले लिए थे, अब इस बार बर्तनों की 13वीं के लिए रुपए दीजिए ना। बच्चे ले लिए, अब जो बर्तन मर गए उसके 13वीं के रुपए दीजिए। इतना कहकर वो सेठ से झगड़ने लगा। उनका झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। सेठ ने अपनी बदनामी के डर से उस ठग को चुपचाप 800 रुपये दिए और मुंह लटकाकर वापस आ गया। लोगों को जब सारी बात मालूम हुई तो वे हंसते हुए कहने लगे, इसी को कहते हैं नहले पर दहला। इसी को कहते हैं नहले पर दहला। तो चलिए देखते हैं कठिन शब्द का अर्थ जानते हैं। सूदखोर मतलब है सूद लेकर अपनी जीविका चलाने वाला। शूम यानी कि कंजूस। मेहनताना यानी कि मजदूरी। ना नुकर करना, मना करना, नहीं कहना। बाल मुंडाना यानी कि मुंडन करवाना। मरणासन मरने या मृत्यु के नीचे। दाह संस्कार यानी कि मुर्दा जलाने के संस्कार। तो यह है कठिन शब्द, अच्छे से पढ़िए और इस सबको याद कर लीजिए। देन चलिए देखते हैं अभ्यास। अभिव्यक्ति मूल्यांकन स्रोतलेख। सूदखोर, कंजूसी, संपत्ति, मरणासन्न, दान पुण्य, मेहनताना, दाह संस्कार, ऐंठना, 13वीं। देन मौखिक प्रश्न। क नंबर, सेठ कैसा आदमी था। सेठ बहुत कंजूस आदमी था। सेठ बहुत कंजूस आदमी था। ख नंबर, ठग सेठ के पास किस लिए गया था। ठग सेठ के पास रुपए ऐंठने गया था। ठग सेठ के पास रुपए ऐंठने गया था। ग नंबर, दूसरी बार ठग ने सेठ से कैसे बर्तन मांगे। दूसरी बार ठग ने सेठ से सोने चांदी के बर्तन मांगे। घ नंबर, पहली बार बर्तन वापस करते समय ठग ने सेठ से क्या कहा। पहली बार बर्तन वापस करते समय ठग ने सेठ से कहा कि आपके बर्तनों ने बच्चे दे दिए हैं, इसीलिए मैं बच्चा सहित वापस कर रहा हूँ। ठीक है। देन व नंबर, ठग ने सेठ से कितने रुपए ऐंठे। ठग ने सेठ से 800 रुपये ऐंठे। देन सही गलत। सही उत्तर के सामने ठीक का निशान लगाइए। क नंबर, सेठ कैसा व्यक्ति था। सेठ कंजूस व्यक्ति था। ख नंबर, ठग ने सेठ से क्या मांगा। ठग ने सेठ से बर्तन मांगा। ग नंबर, ठग ने सेठ को क्या लौटाया। ठग ने सेठ को बड़े बर्तनों के साथ छोटे बर्तन लौटाया। घ, सेठ ने सोने चांदी के बर्तनों को कितना किराया मांगा। सेठ ने सोने चांदी के बर्तनों का 100 रुपया रोजाना किराया मांगा। व नंबर, ठग ने सेठ से लगभग कितने रुपए ठगे। ठग ने सेठ से 800 रुपये ठगे।
देन देखिए पाठपोथ। 1 नंबर, पाठ के आधार पर रिक्त स्थान भरिए। क नंबर, सेठ को खर्च का नाम सुनते ही बुखार आ जाता था। देन ख नंबर, सेठ दान पुण्य के नाम पर बिल्कुल शून्य था। ग नंबर, सेठ ने बहुत ना नुकर करने के बाद ठग को 8-10 बर्तन दे दिए। घ नंबर, ठग ने सेठ को बर्तनों के बच्चों सहित बर्तन वापस किया। व नंबर, ठग चिल्लाने लगा, सेठ ने मुझे जानबूझकर मरणासन बर्तन दिए। देन 2 नंबर देखिए, लोगों ने हंसते हुए कहा, इसी को कहते हैं नहले पर दहला। कहानी के आधार पर इस मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। करारा जवाब देना, करारा जवाब देना। 3 नंबर, आपको कौन कैसा लगा? पहला दिया गया है सेठ। सेठ बहुत कंजूस था, वो एक पैसा तक दान में नहीं देता था, वो अपने घर वालों को खाने पहनने को भी नहीं देता था। मुझे सेठ तो बहुत कंजूस लगा। देन ख नंबर, ठग। ठग अपने काम में माहिर था, उसने सेठ को ठगना का निश्चय किया और ऐसा करते ही दम लिया, वह अपने धूत की पक्का था। देन 4 नंबर, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क नंबर, सेठ के परिवार वाले उससे क्यों परेशान थे? सेठ के परिवार वाले उसके कंजूसी से परेशान थे, उसके कंजूसी से परेशान थे। ख नंबर, दान पुण्य के नाम पर शून्य होने का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दान पुण्य के नाम पर शून्य होना का अर्थ है कि दान पुण्य के कार्य में कुछ ना करना, मतलब दान के नाम से 1 रुपया भी नहीं देना। मतलब दान के नाम से 1 रुपया भी नहीं देना। देन उसके बाद देखते हैं ग नंबर, ठग ने सेठ से पहली बार बर्तन किस लिए मांगे? ठग ने सेठ से पहली बार बर्तन मेहमानों की आओ भगत के लिए मांगे थे। घ नंबर, दूसरी बार ठग ने सेठ से क्या कहकर बर्तन मांगे? दूसरी बार ठग ने सेठ से कहा कि लड़की का विवाह है, इसीलिए बर्तन मांग रहा हूँ। ठीक है, तो ये है पाठपोथ का 4 नंबर का क्वेश्चन का आंसर। अच्छे से देख लीजिए और अपने कॉपी में उतार दीजिए। समझ के उतारना, बिना समझे मत उतारना, और याद कर लेना अच्छे से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आइए विचार करें। स्कूल के काम से बचने के लिए बिमल ने कई बार पेट दर्द का बहाना बनाया। एक बार उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया, किंतु लोगों ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। तब बिमल पर क्या बीती होगी, अपने शब्दों में लिखिए। इससे हमें क्या सीखा? उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, तब बिमल पर क्या बीती होगी? बहुत दुखी हुआ होगा और अपनी गलती समझ गया होगा कि उसने पहले कई बार ऐसे बहाने दिए हैं, इसीलिए आज उसके बातों पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है, जिसके कारण उसे और भी ज़्यादा दर्द हो रही है। तो इससे क्या हमें सीख मिली कि हमें झूठ बोल के किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम झूठ बोल के विश्वास किसी का तोड़ देंगे तो सही समय पर कोई हमारा विश्वास नहीं करेगा। देन हॉट्स, क्या ठग ने सेठ को ठग कर सही काम किया? हाँ, बिल्कुल सही किया। यदि हाँ तो क्यों? क्योंकि सेठ को मालूम पड़नी चाहिए थी कि दान पुण्य एक महत्वपूर्ण काम है, और अगर पैसा है तो उसके कुछ भला काम करो, ना कि किसी की खराब में लगाओ। और ऐंठ कर सही किया, लेकिन
उसको गलती समझाकर उसको पैसे वापस दे देना चाहिए था, लेकिन ठग ने उसको पैसे वापस नहीं दिया, तो ये गलत काम हुआ। किसी के पैसे हमें नहीं लेना चाहिए। अगर हमें किसी के गलती को हमें उसे समझाना चाहिए तो हम उसी तरह से समझा सकते हैं, हाँ सही किया, लेकिन कुछ क्षेत्र में उसने गलत भी किया है सेठ के साथ। ठीक है, देन चलिए देखते हैं भाषा से। 1 नंबर, नीचे दिए गए शब्दों से भाववाचक शब्द बनाइए। कंजूस, कंजूसी, ठग, ठगना, घबराना, घबराहट, मजदूर, मजदूरी, लोभी, लालची, दानी, दानवान। ठीक है, कंजूस का कंजूसी, ठग ठगना, घबराना घबराहट, मजदूर मजदूरी, लोभी लालची, दानी दानवान। देन देखिए 2 नंबर, उपयुक्त विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो देखिए मैं यहाँ पर विराम चिन्ह प्रयोग कर ली हूँ, ये यहाँ पर और यहाँ पर पूर्णच्छेद, देन कॉमा, देन ये कॉमा समाप्त, और ये, तो ये सब आप खुद ही देख लीजिए और कर लीजिए। ठीक है, देन चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। जैसे कि उदाहरण सेठ, स युक्त ए युक्त ठ युक्त अ, वैसे ही हम करेंगे। परिवार, प युक्त अ युक्त र युक्त ई युक्त ब युक्त आ युक्त र युक्त अ। धोखा, ध युक्त ओ युक्त ख युक्त आ। कृपया, क युक्त रु युक्त प युक्त अ युक्त य युक्त आ। देन प्राण, प युक्त र युक्त आ युक्त ण युक्त अ। देन पढ़िए और समझिए। कंजूस सेठ, बहुत कंजूस सेठ। ऊपर दिए गए उदाहरण में कंजूस विशेषण है और बहुत प्रविशेषण है। सो प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताता है। तो नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रविशेषण शब्द लिखिए। क नंबर, मनीषा ने डैश सारी चीनी सड़क पर गिरा दी, ढेर सारी। देन ख, देव बहुत परिश्रमी लड़का है। देन ग, मुझे थोड़ा अधिक रुपया चाहिए। देन घ, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, या फिर पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, दोनों हो सकता है, कोई भी लिख सकते हो। बहुत भी होगा, काफ़ी भी होगा। ठीक है, देन 1 नंबर, ठग ने सेठ से बहुत सारे रुपए ऐंठ लिए। तो ये था 4 नंबर। देन देखते हैं 5 नंबर। नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया विशेषण शब्द को रेखांकित कीजिए। क नंबर, मैं कल आपके बर्तन वापस कर दूंगा, तो कल है विशेषण, क्रिया विशेषण। देन ख नंबर, अगले दिन ठग ने सेठ को बर्तन लौटा दिए, अगले दिन। ग नंबर, पहली बार सेठ ने अपने बर्तनों के बच्चे चुपचाप ले लिए थे, चुपचाप। घ नंबर, आसपास के लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे, धीरे धीरे। 1 नंबर, सेठ जी अपना सा मुंह लटकाकर वापस आ गए, मुंह लटकाकर। ठीक है, तो ये है था 5 नंबर। देन देखते हैं क्रियाकलाप। बातों बातों में सेठ जानता था कि बर्तनों के बच्चे नहीं हो सकते, फिर भी उसने बर्तनों के बच्चे होने की बात क्यों मान ली? कक्षा में अपनी साथियों से चर्चा कीजिए। ये रहे SW, फिर भी मैं बोल देती हूँ, क्योंकि सेठ बहुत कंजूस था और लोभी लालची आदमी था, इसीलिए उसने मान लिया। मेरी कलम से 800 रुपये गंवाकर कंजूस सेठ को कैसा लग रहा होगा? कल्पना कीजिए। 4-5 वाक्यों में अपना उत्तर लिखिए, खुद ही लिखिए। ठीक है, ये भी आपके लिए SW है। देन अपठित गद्यांश, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मित्र भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। प्रकृति और आचरण ही समानता भी आवश्यक नहीं है। 2 भिन्न प्रकृति
के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। सो पहला क्वेश्चन, मित्र कैसा होना चाहिए? मित्र भाई के समान जैसे होने चाहिए। मित्र कैसा होना चाहिए? भाई के समान होना चाहिए। नंबर 2, दो मित्रों के बीच कैसा संबंध होना चाहिए? सच्ची सहानुभूति। देन 3 नंबर, विलोम शब्द लिखिए। मित्र का होगा शत्रु, हानि का लाभ। मित्र का शत्रु, हानि का लाभ। 4 नंबर, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए, सच्चा मित्र। क्या होगा? सच्चा मित्र। सो यहीं पर खत्म होती है चैप्टर 8 नहले पर दहला का व्याख्या, शब्दार्थ एंड क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए रखती हूँ, नमस्कार।